हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक सवाल उठा था कि जो वक्री ग्रह हैं उनका एस्ट्रोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझना है। दूसरी एक चीज ये थी कि पास्ट बर्थ कर्मा या पेंडिंग कर्मा जो है उसका भी कोई ना कोई कनेक्शन वक्री ग्रह से जोड़ा गया था। तो उसको समझाने के लिए मैं एक राहु को लेके चल रहा हूं, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल कुंडली में अगर कोई ग्रह वक्री नहीं नजर आता, उस कंडीशन में भी आपके कुंडली में राहु और केतु सर्वदा ही वक्री रहते हैं। वक्री ग्रह की खासियत क्या होती है? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वक्री ग्रह के पास सबसे ज्यादा अधिक चेष्टा बल आ जाता है, यानी कि वो कुछ भी करने की चाहत रखेगा और उसे कर गुजरेगा। ये क्षमता उस वक्री ग्रह के पास आ जाती है, एक चीज। दूसरा, जब हम वक्री ग्रह को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि ग्रह जो था वो सीधा जा रहा था और पलट गया, रिवर्स आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो उसके सिग्निफिकेशंस हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट के, वो सिग्निफिकेशंस भी कई बार उल्टे होके काम करने लगते हैं, यानी कि जो उसे सही करना चाहिए कई बार वो उसको उल्टे तरीके से भी करने की क्षमता रखता है। अब इस चीज को समझने के लिए या समझाने के लिए सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है कि आप राहु से इसको समझ सकते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ेंगे, क्लासिकल टेक्स्ट को देख लीजिए, वहां पे ये बात कही गई कि राहु जो है वो तीसरे भाव में अच्छा फल देता है, छठे भाव में अच्छा फल देता है और 11वें भाव में अच्छा फल देता है। अब ये जो एक कॉमन पॉइंट सभी ने माना, इसका ग्राउंड क्या है? इसका ग्राउंड जो है वो इस बात पे छिपा हुआ है कि ये जो ग्रह है ये वक्री ग्रह है। इसी को थोड़ा और डेप्थ में अगर देखा जाए तो केतु जहां मोक्ष का कारण है, वहीं राहु जो है वो जन्म का कारण है। क्यों? क्योंकि मोक्ष का मतलब है आपको सब कुछ मिल गया, अब आपकी कोई ख्वाहिशें नहीं है। जबकि राहु जो है वो बताता है कि मेरी अभी इस जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें बाकी थी, मुझे दोबारा से जन्म चाहिए, मैंने अपने कामों को पूरा नहीं किया। यही एक लॉजिक तब भी समझ में आता है जब चंद्रमा और राहु को लेकर एक पॉइंट निकाला जाता है जिसे कहते हैं भृगु बिंदु। उसको आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर देख सकते हो, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे देखा जाता है। तो मेन क्वेश्चन के ऊपर अब आते हैं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ऐसा माना जाता है वो जहां बैठा है वहां और उससे एक घर पीछे को भी वो प्रभावित करता है। इसीलिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जब कभी भी कोई वक्री ग्रह कहीं दिखाई देता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसी ग्रह को एक की जगह दो भावों में बिठा दिया करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो एक अकेला ग्रह दो भाव के ऊपर अपना प्रभाव करने लगता है। अब इसमें एक डाउट खड़ा होता है कि एक ग्रह वक्री होकर क्यों दो भाव से रिश्ता बना रहा था? चाहता तो वो राशि परिवर्तन कर लेता उस भाव के साथ और ऐसी कंडीशन में वो अपने रिजल्ट्स को कर सकता था। तो इसका जवाब ये समझ में आता है कि राशि परिवर्तन जो है वो सभी योगों के, आपकी कुंडली में बनने वाले किसी भी योग से ज्यादा बलवान योग माना जाता है। उस कंडीशन में जो भी ग्रह राशि परिवर्तन में एंटर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे कि वो उच्च के हो गए हैं, एग्जॉल्टेड हो गए हैं, एक चीज। दूसरा, राशि परिवर्तन में भाव की इंपॉर्टेंस इस बात में समझ में आ जाती है कि जिन भाव के साथ वो परिवर्तन कर बैठेंगे रिजल्ट उन भाव के इर्द गिर्द घूमने लगेगा और बड़ी ही इंटेंसिटी के साथ घूमेगा। क्यों? क्योंकि ग्रह अपने आप को उच्च की तरह बिहेव करेंगे और वो जो भाव है उनके हिसाब से रिजल्ट होगा। लेकिन वक्री ग्रह जो है वो किसी दूसरे ग्रह के साथ रिलेशन नहीं बना रहा। वक्री ग्रह ये कह रहा है कि मैं जहां बैठा हूं वो भाव और इसका पिछला भाव जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत क्रूशियल कंसेप्ट है, ये आपको समझना होगा।
वक्री ग्रह के केस में जिस भाव में वो बैठा है वो इस जन्म की नीड है, लेकिन जो पिछला वाला रह गया वो पिछला कुछ कर्म बाकी है उसकी भी नीड बता रहा है। जबकि राशि परिवर्तन इस बात को बताता है कि दो ग्रहों के बीच में कोई एक संबंध अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और उनको उन संबंधों के आधार पे चीज को लेना या देना होता है। अब राहु से इसको कैसे समझेंगे? जो लॉजिक मैं राहु पे लगाऊंगा, आपका जो भी ग्रह वक्री है आप उस पे वो लॉजिक लगाना। तीन चीजों को ध्यान रखना, स्वामित्व पहला, दूसरा कि उसका नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है, तीसरा कि वो नेचुरली बेनिफिक वे में काम करने वाला ग्रह है या मैलेफिक। इन तीन चीजों को ध्यान में रख के लॉजिक लगाइएगा। देखिए अब समझाता हूं कैसे। राहु को अगर हम देखें तो राहु के तीन सिग्निफिकेशन कैसे होते हैं। पहला, राहु जिस भाव में बैठा होगा उसके स्वामी की तरह काम करेगा। इससे ये समझ लीजिए कि अगर राहु का संबंध राशि के तौर पे हो या नक्षत्र के तौर पे हो, अगर वो किसी क्रूर ग्रह के साथ संबंध कर गया तो ऐसे स्थिति में वो परेशान कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक रिलेशन नेचुरल किस तरीके का आ जाएगा, आपका अगर किसी क्रूर ग्रह से संबंध बन गया तो मैलेफिक, नेचुरल मैलेफिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक। दूसरा, राशि, जो राहु जिस राशि में बैठा हो अगर उसका स्वामी नेचुरल मैलेफिक है तो राहु के ऊपर भी नेचुरल मैलेफिक प्रभाव देखने को मिल जाता है। वैसे नेचुरली हम राहु को कैसा मानते हैं? मैलेफिक ही मानते हैं। ठीक। तो यहां पे आप इस बात को समझिए, राहु नेचुरली मैलेफिक है, पहली कंडीशन। दूसरा, जिस राशि में बैठेगा और जिस नक्षत्र में बैठेगा उनको भी समझ लीजिएगा, अगर वो राशि और नक्षत्र दोनों ही आपके बेनिफिक यानी कि शुक्र हो गए, गुरु हो गए, बुध हो गए, चंद्रमा हो गए, ऐसे नक्षत्र ऐसी राशियों में है तो वो कहीं ना कहीं फायदे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाव पे भी निर्भर करेगा और उसके राशि के स्वामी साथ ही साथ उसके नक्षत्र के स्वामी से उसके रिलेशन पे भी डिपेंड करेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि राहु को हम दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, राहु का दूसरा पॉइंट ये होता है, पहला तो हुआ कि वो जिस राशि में बैठता है उसकी तरफ प्रभाव करता है। एक बात ये हुई कि राहु नेचुरली जो है वो मैलेफिक में काउंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है उसकी उस सिग्निफिकेशन से हटके कि राहु सिग्निफिकेटर है हर तरह के डिजायर का, साम दाम दंड भेद, बस हर हालत में उसे चीज चाहिए, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से। इसीलिए मंगल जो है वो पैशन के साथ, पुरुषार्थ के साथ किए जाने वाले डिजायर को दर्शाता है। राहु जो है वो छल बल किसी भी तरह से हासिल करने के ऊपर बात करता है। ये उसका सेकंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी होगी वो ये कि जब भी राहु जिस भाव में बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा उसकी भी सिग्निफिकेंस ले लेगा। जब आप किसी ग्रह के साथ इसको कनेक्ट करोगे तो ग्रह का नेचुरल सिग्निफिकेशन ध्यान दोगे आप, वो नेचुरल मैलेफिक है कि बेनिफिक, इसको ध्यान दोगे और साथ साथ उसके केस में आप ये ध्यान दीजिएगा कि उसके पास लॉर्डशिप कहाँ की है, क्योंकि राहु के पास लॉर्डशिप नहीं है। ये जिस भाव में बैठेगा उस भाव को ही उस भाव के स्वामी की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक। अब दूसरी चीजों पे चलते हैं। जैसे कि सबका एक डिक्टम था कि राहु तीसरे भाव में अच्छा होता है, छठे भाव में अच्छा होता है और 11वें भाव में अच्छा होता है। क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया तो यही लॉजिक आप वक्री ग्रहों के साथ भी लगा सकते हो। देखिए, राहु वक्री है, वक्री होने के कारण क्या होगा कि ग्रह जहां बैठा है उससे एक राशि पीछे आना चाहता है। ठीक है, इसीलिए मान लीजिए कि राहु जो यहाँ बैठे हैं 3 नंबर का जो घर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसके अंदर राहु बैठे हैं, यहाँ पे मैं राशि लिख देता हूँ, सपोज 3 नंबर की राशि लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं साइक्लिक वे में चलूं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे राशि आपकी 4 नंबर की। अब ये राहु किधर बढ़ना चाह रहे हैं? ये राहु जो है ये बढ़ना चाह रहे हैं राशि के पॉइंट से सेकंड हाउस की तरफ, 2 नंबर की तरफ जाएंगे ये। देखिए, जब ये राहु 2 नंबर की राशि की तरफ जाएंगे तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ जो राहु है वो थर्ड हाउस को ले लेगा, पराक्रम को ले लेगा और उसकी डिजायर जो है
कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ से हम उसको देख रहे हैं, तो उसकी डिजायर क्या है? वेल्थ क्रिएशन। सेकंड हाउस आइदर रिलेटेड विद द फैमिली या फिर सेविंग्स, वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, क्योंकि किस भाव में बैठा है ये देखिए, वो जिस भाव में बैठा है तीसरा हाउस, वो नेचुरली सिग्निफाई करता है किस बात को? आपके जो काम है, काम त्रिकोण का भाव, उसको। और उसके अगले वाले में जहां वो जाना चाहता है, जो उसका रह गया है बकाया, पीछे जिसकी तरफ जा रहा है, वो क्या है? वो है वेल्थ क्रिएशन। इसलिए थर्ड हाउस में राहु होता है तो ऐसे लोग किसी ना किसी तरीके से वेल्थ क्रिएशन वाले कामों के साथ जुड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। अब वेल्थ क्रिएशन ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग वेल्थ से जुड़ी हुई एजुकेशन के साथ जुड़े हो, या फिर वो किसी ना किसी तरीके से अपने पास एक वेल्थ को क्रिएट कर रहे हो। ये दोनों तरीके से मुमकिन हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जब राहु आपका सिक्स्थ हाउस में बैठता है, तो सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ राहु जाना कहाँ चाहता है? ये जाना चाहता है फिफ्थ हाउस की तरफ। अब फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस एक तो त्रिकोण है, दूसरी बात है कि फिफ्थ हाउस में ही सारे के सारे उपचार भरे पड़े। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि का भाव है। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन आप अपने बुद्धि बल से निकालते हो, पंचम। इसीलिए जब राहु छठे में बैठा है तो उसका पीछे वाला जो एक भाव रह गया, वो उसको करने की कोशिश कर रहा है। वक्री है ना, बढ़ रहा है ना उसकी तरफ, वक्रिता के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई राहु छठे में बैठा हुआ है, ऐसे इंसान से आप मिलोगे, ये आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने की क्षमता रख सकते हैं। छठा भाव रोग का है, तो पांचवा भाव जो है रोग की उपचार के लिए होता है। तो ऐसे लोग कई बार अच्छी अच्छी सलाह दे सकते हैं, जिससे कि बीमारियों में उपचार देखने को मिल जाता है। फिफ्थ हाउस क्योंकि बुद्धि का है, और डिजायर क्या है? राहु की डिजायर यहाँ पे है फिफ्थ चीज को हासिल करना। फिफ्थ हाउस रॉयलिटी भी दर्शाता है और साथ ही साथ बुद्धि भी दर्शाता है। तो ऐसे लोग अपने बुद्धि बल के द्वारा किसी न किसी बड़ी सत्ता, बड़ी रॉयलिटी या बड़े क्रिएटिविटीज के साथ काम करने में सक्षम देखने को मिल जाते हैं। और ये क्योंकि फिफ्थ हाउस में अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, इस वजह से कई बार सक्सेस हो जाता है। इसी तरीके से आप देखिए, जब आपका राहु जो है वो 11वें भाव में आएगा, तो वो राहु बढ़ना कहाँ चाहता है? वो बढ़ना चाहता है आपके लिए 10th हाउस में। और यही कारण है कि 11वें भाव के राहु को बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी डिजायर अब किस तरफ आ रही है? सबसे पावरफुल केंद्र 10th हाउस की तरफ। एंड व्हाट इज अ 10th हाउस? 10th हाउस इज अ स्टेटस। इसीलिए कई बार आपको ऐसे सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि पॉलिटिक्स की तरफ, क्योंकि हम मानते हैं वो सबसे ज्यादा बड़ा ओहदा, सबसे ज्यादा बड़ा स्टेटस दे देता है, इसलिए कई बार लोग उसको ऐसे मानते हैं कि 10th हाउस जो है वो गवर्नमेंट को दर्शाता है, और राहु जो है वो रूल मेकिंग, रूल ब्रेकिंग वाला काम करता है। तो 11th हाउस के राहु को कई बार लोगों ने जोड़ा है किसके साथ? कि वो पॉलिटिक्स में एंटर करा देगा। ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में एंटर कराएगा, उसकी कंडीशनें कुछ और होंगी। लेकिन जब भी राहु 11th में बैठेगा, क्योंकि वो वक्री है, वो 10th यानी कि स्टेटस जो रह गया था बकाया, डिजायर जिसके कारण हमारा जन्म हुआ है, वो उसको पाने की कोशिश जरूर करेगा। इस वजह से जब राहु 11th में बैठा होता है, तो वो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, उसको स्टेटस चाहिए, वो उसकी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ने की कोशिश करता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि राहु जब चल रहा हो, तो राहु से डिग्री वाइज नेक्स्ट प्लेनेट क्या है उसको समझना होगा। मान लीजिए इस कुंडली में यहां पर एक कोई ग्रह बैठा दिया जाए, मैंने मंगल बिठा दिया, ठीक है, मार्स को बिठा दिया। अब ये राहु ना सिर्फ की स्टेटस की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि उसके जस्ट आगे वाले भाव में जहां वो बढ़ रहा है, वहां पे एक ग्रह भी मौजूद है। तो ऐसे कंडीशन में जिस ग्रह से वो वक्री ग्रह रिश्ता जोड़ता होगा, जिस ग्रह से वो वक्री ग्रह रिश्ता जोड़ता होगा, वो वाली चीज भी कहीं ना कहीं एक डिजायर रह गई है जो कि फुलफिल होनी है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर बात करें, ये मकर लगन की अगर कुंडली बना दी जाए, इसको 1 नंबर से कर दें, और यहाँ पर ये होगा 8 नंबर, ये हुआ हमारे लिए 8 नंबर, ठीक है।
तो ऐसे कंडीशन में अगर ये राहु इस मंगल से रिलेशन बना रहा होगा तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि ऐसा इंसान सबसे ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी या हेल्थ को लेकर सोचने वाली कंडीशन में आ रहा होगा, एक चीज। दूसरा कि क्योंकि इसका संबंध यहाँ पे 8th हाउस से भी हो रहा होगा, ऐसे सिचुएशन में क्योंकि राहु का वो कनेक्शन 8th हाउस अनसर्टिनिटीज की तरफ जा रहा होगा, तो उन लोगों को कभी कभी ससुराल पक्ष मिल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना 8वां घर डावरीज को भी दर्शाता है, तो उसकी भी गेन्स देखने को मिल जाती हैं। अगर हम इसको इसी तरीके से देखें तो राहु से नेक्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट है वो जिस हाउस का लॉर्ड है उसके साथ जुड़ा हुआ कोई संबंध, कुछ एक कनेक्शन आपके लिए बर्थ का रीजन हो सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब वो कनेक्शन, वो कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता है तो फिर लोगों की जिंदगी में उनका जो मकसद है वो हासिल होता है और वो राइज करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। अब इसी लॉजिक को आपको किसी भी वक्री ग्रह के साथ लगा लेना है। मान लीजिए कि किसी कुंडली में यहाँ पे एक वक्री होके ग्रह बैठ गया, हम मान लेते हैं जुपिटर जो कि वक्री होके बैठा है। अब ये जुपिटर बढ़ना चाह रहा है और जब ये बढ़ने को आता है तो इसको यहाँ पे नजर आता है कॉम्बिनेशन मून एंड मार्स का। ऐसे में हमने देखा कि चंद्रमा जो है वो पहले मिलेगा, तो गुरु जो कि वक्री होगा वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है पहले तो कि मुझे अपना एक स्टेटस मिले। अगर वो वक्री है तो वो अपना एक स्टेटस चाह रहा है, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर वो नेक्स्ट हाउस में जाके चंद्रमा से मिलता है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा पेंडिंग है, कुछ ऐसा पेंडिंग है जो कि चंद्रमा यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड है, प्रॉपर्टी को लेकर भी बचा हुआ है, वो हिसाब किताब भी वो पूरा करना चाहता है। और यहाँ पे वो हिसाब किताब कहाँ से पूरा करेगा, एक तो भाग्य भाव का स्वामी है तो फादर के साथ भी होगा या किस्मत से होगा, और साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि ये 12th का भी है, इस वजह से कभी कभी वो उसमें कुछ नुकसान भी देख रहा होगा, कुछ फायदे भी बना रहा होगा। इस तरीके से जो उन पर्टिकुलर प्लैनेट की लॉर्डशिप होगी उसके रिजल्ट्स को भी कनेक्ट करना होगा, ठीक। उसके जितने भी सिग्निफिकेशंस होते हैं उनको भी कनेक्ट करना होगा, और जिन ग्रहों से वो पीछे आके रिश्ता बना रहा होगा उसके भी सिग्निफिकेशंस एट द सेम टाइम जिन भाव के वो स्वामी है उनको भी कनेक्ट करना होगा। इससे आप ये समझ पाओगे कि जो आपके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह अगर वक्री है, राहु तो हमेशा ही वक्री मिलेगा, केतु हमेशा वक्री मिलेगा, इससे हटकर अगर कोई दूसरा ग्रह वक्री हो जाता है तो आप उस वक्री ग्रह के साथ उस लॉजिक को लगा के पता कर सकते हो कि वो कौन सा ऐसा पेंडिंग वर्क है जो कि अभी अटका हुआ है और आपकी चीजों को कहीं ना कहीं पे वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या तो कुछ चीजों को रोक रहा है। क्योंकि वक्री ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा उसके पास चेष्टा बल है, और वो उसी चीज को चेष्टा करा करा के आपको रोकता भी है कई बार, ताकि आप उस काम को करो और फिर आपको वो जो मकसद है आपकी जिंदगी का वो हासिल करा सके। क्योंकि बिना डिजायर, बिना राहु अगर कोई मकसद ही ना हो तो कोई रीबर्थ नहीं हो सकता। भगवान किसी को फ्री में ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के लिए जन्म नहीं दे सकते। ये रीजन आप समझ लो कि श्री राम से लेकर श्री कृष्ण तक के जन्म के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर था। इसीलिए जो ये वक्री ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं आपको मकसद बताते हैं, और अगर ग्रह वक्री नहीं है तो वो ये बात को रिप्रेजेंट करने लगते हैं कि क्या हम इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर प्रॉमिसेस लेकर आए। उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है तो उसको देखकर अप्लाई कर पाएंगे। आगे के कुछ वीडियोज में हम ऐसे कुंडलियों पे ही चर्चा करेंगे जहां पे ग्रह वक्री होंगे। धन्यवाद।